क्या आपने कभी ऐसी मूवी देखी है जो बेस करती हो रियल स्टोरी पे? सो दैट्स व्हाई टुडे आई केम विद अनदर फिल्म व्हिच इज बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। इस फिल्म का नाम है सोसाइटी ऑफ स्नो। ये सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई। इट्स स्टोरी इज ट्रू व्हिच इज बेस्ड ऑन एयर फोर्स फ्लाइट क्रैश्ड इन मिडल ऑफ एंड्स माउंटेन। तो इस फिल्म की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये फिल्म स्टार्ट होती है 13 अक्टूबर 1972 से, जब एक एयरफोर्स का चार्टर्ड त्यारा एक फुटबॉल टीम को लेकर सैंटियागो चिली की तरफ रवाना होता है मैच खेलने के लिए। इस फ्लाइट पर टोटल 45 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं। इस कहानी के अंदर ट्विस्ट उस वक्त आता है जब ये चार्टर्ड त्यारा एंड्स माउंटेन जो कि ग्लेशियर्स हैं उनके साथ जाकर टकरा जाता है। क्रैशिंग के बाद जहाज चार्टर्ड त्यारा दो हिस्सों में टूट चुका है। इसका पिछला हिस्सा काफी दूर जाकर गिरता है और अगला हिस्सा लैंड होते हुए बहुत दूर आगे निकल जाता है। आफ्टर प्लेन क्रैश 45 मुसाफिरों में से 29 सर्वाइव करते हैं। इन 45 में से 29 सर्वाइव करते हैं और उनमें से भी बहुत सारे जख्मी हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जो लोग सर्वाइव कर चुके हैं उनके लिए भी एक अच्छी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि जिस एरिया के अंदर ये एरोप्लेन क्रैश किया है वो एरिया बहुत ही ठंडा इलाका है। वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस वजह से जो लोग बच गए हैं उनके लिए फर्दर सर्वाइव करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मिडल ऑफ एंड्स माउंटेन है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जो लोग सही सलामत बच गए हैं वो जो जख्मी हैं उनकी देखभाल की तरफ लग गए हैं, उनके जख्मों को पट्टियां की जा रही हैं। अब सर्वाइवलिस्ट जो हैं जो बच गए हैं मुसाफिर, वो अब रेस्क्यू टीम की तरफ आंखें लगाए हुए हैं कि कोई उन्हें रेस्क्यू करेगा, इस से उन्हें निकालेगा। लेकिन 3 दिन हो गए हैं, कोई रेस्क्यू टीम उनके पास नहीं पहुंची। अब उनके सामने एक और चैलेंज है कि उनकी जो भूख है वो अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और उनके पास खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। तो थोड़ा बहुत सामान था उनके पास खाने पीने का, चॉकलेट्स वगैरह, वो अब खत्म हो चुकी हैं। भूख इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो जो डेड बॉडीज हैं उनके पास उनके दोस्तों की, उनको खाने का वो सोच रहे हैं। हंगर इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड दे स्टार्ट ईटिंग इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स ऑफ डेड बॉडीज। इसी दौरान एक रेस्क्यू टीम का प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है और उनको लगता है कि रेस्क्यू टीम ने उन्हें देख लिया है। हालांकि सच बात यह है कि क्योंकि वो जो माउंटेन है क्योंकि वो पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में गिरे हुए हैं, तो इस वजह से उन्हें रेस्क्यू टीम को वो दिखाई नहीं दिए और रेस्क्यू टीम ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि अब वो इस ऑपरेशन को रोकेंगे और 2 महीने बाद जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, प्लेन का जो मलबा है वो उन्हें नजर आना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त वो दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ जो सर्वाइवलिस्ट हैं वो डेड बॉडीज के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको खाकर गुजारा कर रहे हैं। फाइनली अब वो ये डिसाइड करते हैं कि कोई ना कोई प्लान तरतीब दिया जाए जिससे वो इस मुसीबत से निकल सके। तो इनमें से एक वो ये बनाते हैं कि वो जो जहाज के अंदर रेडियो है वो उसको रिपेयर करेंगे और उससे रेस्क्यू टीम के साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बस अब उन्हें बैटरीज की भी यहाँ पे जरूरत है ताकि उस रेडियो सिस्टम को चलाया जा सके। तो उसके लिए उन्हें अब जहाज का जो पिछला हिस्सा है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाज के पिछले हिस्से में बैटरीज हैं। तो उसके लिए जो 3 वॉलंटियर्स हैं वो सामने आते हैं और वो उस तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। इस बर्फीले पहाड़ों के अंदर थोड़ा सा सफर करना भी बड़ा मुश्किल है। अपने जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया कि उन्हें रात वहां पे गुजारनी पड़ी। अब उनके लिए वो रात बहुत ही चैलेंजिंग थी। टेम्परेचर ऑलमोस्ट -82 डिग्री सेंटीग्रेड था। वो रात जैसे कैसे भी कर उन्होंने गुजारी और फाइनली वो बैटरीज को लेकर जो जहाँ पे एरोप्लेन के दूसरे सर्वाइवलिस्ट हैं वो उनके पास चले जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो जो रेडियो सिस्टम है उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और बैटरी के साथ जब उसको कनेक्ट करते हैं तो वहाँ भी एक ब्लास्ट होता है और वो जो सारा रेडियो सिस्टम है वो उड़ जाता है। इसी के साथ ही उन्हें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है कि आइस स्टॉर्म शुरू हो गया है। वो अपने जहाज के साथ उस बर्फ के अंदर दब चुके हैं। अब सारे उस आइस स्टॉर्म की वजह से वो सारे उस जहाज के साथ वो दब चुके हैं और उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजेबल था। अब इस आइस स्टॉर्म के दौरान 29 में से 8-10 की वहाँ पे अगेन डेथ हो जाती है और उनमें से सिर्फ 20 लोग बचते हैं। वो 4 दिन उसी बर्फ के अंदर दबे हुए जहाज के अंदर गुजारते हैं, क्योंकि वो उस वक्त तक नहीं निकल सकते थे जब तक जो आइस स्टॉर्म है वो रुक नहीं जाता। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि आइस स्टॉर्म रुक चुका है और थोड़ी बहुत जो सनलाइट है वो अंदर आ रही है, तो वो बड़ी मुश्किल के साथ एक रास्ता बनाते हैं और उससे फिर वो बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ पे वो अगेन एक प्लान बनाते हैं कि अब वो मजीद रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते और यहाँ से 3 वॉलंटियर्स अगेन यहाँ पे पैदल चल के इन जो एंड्स माउंटेन है उनको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। वो अपना जरूरी सामान और डेड बॉडीज से थोड़ा बहुत जो गोश्त है खाने के लिए
وہ لیتے ہیں اور اپنا جو سفر ہے اس کو شروع کرتے ہیں. 5 دن کا سفر طے کرنے کے بعد ان میں سے جو ایک والنٹیئر ہے وہ بہت زخمی ہو چکا ہے اور اس کی جو ٹانگ پہ ایک زخم تھا اس میں بھی انفیکشن ہو چکا ہے. اب وہ مزید ان کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو زخمی وانڈیڈ پرسن ہے وہ واپس پلین کی طرف جائے گا اور یہ جو 2 لوگ ہیں یہ آگے مزید اپنا جو سفر ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. اور اس سے ان کو یہ بھی ہوگا کہ ان کے پاس جو کھانا ہے انہوں نے مزید اس کو 10 دن چلانا ہے تو کھانا کم پڑ رہا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. اور یہاں پہ جو 2 والنٹیئرز ہیں وہ اپنا جو ٹریولنگ ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں ٹورڈز چلی. فائنلی وہ ایک جھیل کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پہ انہیں پینے کو صاف پانی ملتا ہے. وہ پانی پیتے ہیں اور اسی دوران وہاں پہ اسے ایک اجنبی نظر آتا ہے جو کہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے. اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اس کو ہیلپ کے لیے کہتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ پہلے جو جہاز کریش ہوا تھا وہ اس میں سوار مسافر ہیں اور وہ انہوں نے سروائیو کیا ہے. تو وہ جو اجنبی ہے وہ اس کے اب جو میسج ہے وہ ریسکیو ٹیم کی طرف پہنچایا جاتا ہے اور ریسکیو ٹیم اگین آپریشن سٹارٹ کرتی ہے اور ان 2 جو سروائیولسٹ جو پیدل چل کے وہاں تک پہنچے ہیں ان کو لے کر اب جو ریسکیو ٹیم کا آپریشن ہے وہ بہت آسان ہو گیا اور وہ اس مقام پر پہنچ کر جو باقی لوگ بچ چکے ہیں وہ ان کو ریسکیو کرتے ہیں. تو دوستو یہ جو فلم ہے یہ ایک سروائیول ڈرامہ فلم ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو فلم کو